नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज बिहार जाएंगे सीएम धामी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे रैलियां। 15 नवंबर को भूकंप के लिए मॉक ड्रिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूएसडीएमए ने शुरू की तैयारी। खेड़सू में युवकों पर भालू ने किया हमला। अग्निवीर भर्ती की तैयारी के लिए निकले थे सभी युवक। ट्रैफिक पुलिस की फुल प्रूफ तैयारी। राष्ट्रपति दौरे को लेकर अलग अलग बनाए जाएंगे पार्किंग स्थल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिखेगी आध्यात्मिकता। भव्य परेड में शामिल होगी उत्तराखंड की झांकी। उत्तराखंड की सड़क पर कुत्तों को खिलाया तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर सरकार का एक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। रुड़की में हुए आस मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अभी भी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रुड़की के रामपुर गांव में 18 वर्षीय आस मोहम्मद की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। आस मोहम्मद 26 अक्टूबर की शाम अचानक लापता हुआ और अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में संदिग्ध हालात में मिला। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि आशु को इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक ने मिलने के लिए बुलाया था। उसी युवक के इंतजार में उर्फ अस्तक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र में रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत की हत्या की गई थी और इसकी पहचान आस मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मृतक के पिता से एक तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और क्योंकि मामला काफ़ी संगीन था, इसलिए हत्या के आरोप में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक छानबीन है वो स्टार्ट की गई थी और विवेचना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ द्वारा भी इसका पर्यवेक्षण काफ़ी निकटता से किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी में नगर निगम सभागार में हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट और प्रशासन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित सरदार 150 यूनिटी मार्च की घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि ये सिर्फ पदयात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना को जगाने वाला जन जागरूकता अभियान होगा, जिसे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की डिजिटल शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा की जा चुकी है। देश भर में युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। ये जो हमारा 150th बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, तो इसको पूरे देश भर में बहुत ही भव्य रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 31 अक्टूबर को यहाँ पे एक यूनिटी मार्च जो पदयात्रा रखेंगे, जो कि हमारा हल्द्वानी में किया जाएगा। और इसमें हम लोग, हमारी कोशिश है कि हमारे जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, स्पेशली एनएसएस, विभिन्न स्कूलों के बच्चे प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें और जो मैसेज है यूनिटी का वो लोगों तक पहुँचे। इसी प्रकार 1 नवंबर से और 9 नवंबर तक प्रदेश के अंदर भी माननीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो भी चुके हैं और प्रारंभ होने जा रहे हैं। वो कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं और जो मुझे सूचना मिली है कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक विधानसभा में अभिभाषण श्रद्धेय राष्ट्रपति जी का और दूसरा आदरणीय मोदी जी का आगमन उत्तराखंड के लिए मैं समझता हूँ कि सौभाग्यशाली रहेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रामनगर से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदों ने नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे वायरल किया। इस घटना ने न केवल रामनगर बल्कि पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। मामले को लेकर जहां पीड़िता के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई, वहीं लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। रामनगर पुलिस को एक महिला द्वारा उसकी बेटी के साथ गलत अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है।
रामनगर विधानसभा में एक गांव का मामला है और नाबालिग बच्ची है, उसके साथ 4 लोगों ने, वो फरमान और सुहेब और जिसान और फरदीन, ये 4 नाम है और गलत कार्य करते हुए जो है वीडियो बना रहे हैं और उसके साथ नाबालिग बच्ची है और ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है रामनगर के अंदर। तो हमने कहा है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रामनगर का माहौल बहुत ही खराब हो चुका है। और अब खबर देहरादून से है, जहां अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला ने नगर निगम देहरादून के यूनियन कार्यालय में उपस्थित सदस्यों की सहमति से शाखा अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार निक्कू प्रधान व शाखा महासचिव पद पर धीरज भारती जी की घोषणा की है। समस्त कर्मचारी साथियों ने उत्साह के साथ नवनियुक्त शाखा अध्यक्ष व महासचिव को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया और जल्द ही कर्मचारी हितों में युक्ति संगत निर्णय लेकर शाखा में पदाधिकारियों का विस्तार करते हुए बड़े आयोजनों का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से 8 नवंबर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। आज हमने नगर निगम देहरादून के अंदर एक बैठक की आयोजन किया, जिसमें पूर्व से सफाई कर्मचारियों के लिए कार्य करते आ रहे सम्मानित राजेश प्रधान जी, जिन्हें निक्कू प्रधान जी के नाम से जाना जाता है, उनको अपनी इस शाखा का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप ही के साथ धीरज भारती जी को शाखा महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। अब हमारा जो नगर निगम देहरादून है, यहाँ पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की शाखा के माध्यम से कार्य होगा। देहरादून कर्मचारियों के लिए तो सही आपको मैं बताऊं, ये शासन जो है ना, सफाई कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री बिल्कुल मुझे लगता है बहरा सुन नहीं रहा है सफाई कर्मचारियों की। 20-25 साल से हमारा सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है, उत्तराखंड बनने के समय से। उपनल वालों की बात तो करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी को परमानेंट करने की बात नहीं करते। जाके वो मैला ढो रहे हैं, कितना गंदगी काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपा के कार्यक्रम, और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती गौरवपूर्ण ढंग से मनाई जाएगी। प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि जिला, तहसील, ब्लॉक व नगर निकायों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता रन फॉर यूनिटी मैराथन आयोजित कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल के देश के प्रति किए गए योगदान के मद्देनजर राज्य स्थापना दिवस आयोजन के बाद विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पदयात्राएं भी आयोजित की जाएंगी। और अब खबर डोईवाला से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती सप्ताह के अवसर पर रानी पोखरी पुलिस थाने की ओर से क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने जन जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही थाने परिसर में साइबर अपराध पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट प्रशिक्षु, एएनएम प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। थानाध्यक्ष विकेंद्र चौधरी ने बताया कि सरदार पटेल जयंती सप्ताह के अंतर्गत लोगों को सामाजिक बुराइयों से समाज के निर्माण के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन अभियानों में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जागरूकता का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। साइबर सुरक्षा गोष्ठी में जो ये विक्रम सिंह नेगी जी हैं और एक मैम राघव मैम थी, इनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें दी गई हैं कि जो ये आजकल बढ़ता हुआ साइबर क्राइम है, इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। जब हम खुद जागरूक रहेंगे तो हम इसमें नहीं फंसेंगे। और अगर कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है, तुरंत तो 112 नंबर पे हम कॉल करेंगे। और अगर हम वो भी नहीं हमें पॉसिबल होता है तो नजदीक में जो थाना होता है उसमें जाके हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी इसमें फंसते जा रहे हैं साइबर में, तो हमें ये देखना होगा जो बच्चों को मैंने मोबाइल दिए हुए हैं वो उसमें क्या चीज देख रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। और जागरूक रहते हुए भी अपने आसपास भी जो हमारे अगल बगल पड़ोसी भी हैं, हमारे घर के लोग भी हैं, उनको भी इस बारे में जागरूक करना होगा।
और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के नवनियुक्त एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने नैनीताल जिले के कप्तान के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार लेते ही नए कप्तान के सामने न सिर्फ यातायात मैनेजमेंट चुनौती के साथ ही 4 नवंबर यानी राष्ट्रपति के दौरे को सकुशल संपन्न कराना भी चुनौती है। नवनियुक्त एसएसपी मंजुनाथ ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। यातायात सुरक्षा बेहतर रहे, इसके लिए फोर्स को लगाया जा रहा है। साथ ही शासन स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। नैनीताल पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंजुनाथ टीसी ने कहा कि नैनीताल में पुलिस पर जनता का भरोसा पैदा हो और सुरक्षा की भावना नागरिकों में रहे, इस पर पुलिस को सख्त किया जाएगा। व्यवस्थित रूप से पहले से ही पीएचक्यू रेंज के निर्देशन में ये एक तैयारियां चल रही है और वो तैयारियां अलग अलग फेज में हैं। तो अभी मैंने जस्ट फोर्स का ही जायज़ा लिया है, तो फोर्स का ऑडिट करना, रिक्वेशन करना वो सब हो चुका है। अभी 1-2 राउंड फील्ड विजिट और हो चुका है, तो मैं भी अपने साथी अधिकारी कर्मचारीगण के साथ जाके फील्ड विजिट करूंगा और एएसएल प्रस्तावित है 2 दिन बाद, तो एएसएल में प्रतिभाग करेंगे और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। और इसमें देखिए हमारा जो सभी प्रशासन की विभिन्न डिपार्टमेंट्स रहता है, सो पीएचक्यू हो गया, शासन हो गया, पीएचक्यू, शासन, माननीय डीएम साहब और हम सब लोग और आईजी साहब और रेंज आईजी मैडम और कमिश्नर साहब के नेतृत्व में सबके दिशा निर्देश में हम लोग जो है इसको सकुशल संपन्न कराना है। और अब खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा डोईवाला क्षेत्र का ताना क्षेत्र में लेखक गांव साहित्य, संस्कृति व कला संरक्षण एवं संवर्धन का केंद्र बनने जा रहा है। 60 से ज्यादा देशों के साहित्यकार जुटेंगे। 3 नवंबर को महोत्सव का भव्य उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति भी रहेगी। देश विदेश की भाषा लिखित 1 लाख पुस्तक पढ़ने को मिलेंगी। वहीं लेखक गांव के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 3, 4, 5 नवंबर से शुरू होने वाले स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति व कला का संरक्षण एवं प्रोत्साहन है। उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा, इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित होगा। कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव दीपेंद्र चौधरी समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 6 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में सेना से जुड़े लोग भी मौजूद रहेंगे और पूर्व सैनिकों और वीर बंधुओं को सम्मानित भी किया जाएगा। वर्ष को धूमधाम के साथ मना रहे हैं, जहां 1 तारीख को हमारे परंपरागत पर्व इगास से इसकी शुरुआत होगी और 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार कार्यक्रम रखे हैं। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में करीब 1 लाख से अधिक की सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर हमारे सैनिक कल्याण, आरडी, ग्राम विकास के विभाग के साथ एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसको सैनिक विभाग लीड कर रहा है।
आगे बढ़ते खबरों में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा कांड में प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, वसीम अहमद सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने वसीम अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं, जबकि अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान वसीम अहमद की तरफ से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिस पर कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। और ये आज बनभूलपुरा कांड से संबंधित ही बेल थी और वसीम अहमद एक व्यक्ति हैं जो कि वहीं उसी क्षेत्र में रहते हैं, वो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी इसमें पुलिस के द्वारा बाद में नामजद किया गया था। ओरिजिनली वो एफआईआर में नामजद नहीं था। तो जब आज पुलिस का और स्टेट का जो काउंटर और जवाब सुनने के पश्चात प्राइमा फेसी कोर्ट ने कोई भी ऐसा मजबूत साक्ष्य नहीं पाया और इसी आधार पर वसीम अहमद को जमानत पे रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। आगे बढ़ते खबरों में पचवादून में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां चोर घर, दुकान और मंदिर तक को निशाना बना रहे थे, वहीं अब चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्होंने सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला विकासनगर कोतवाली अंतर्गत तहसील परिसर में बने सब रजिस्ट्रार कार्यालय का है, जहां बीते 28 व 29 अक्टूबर की दरमियानी रात 2 से 3 चोरों ने तहसील परिसर की टूटी चारदीवारी को फांदकर परिसर में दाखिल हुए और पहले उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय के पीछे लगे सीसीटीवी को तोड़ा और पीछे की खिड़की को ग्रिल काटकर कार्यालय में दाखिल हुए। सब रजिस्ट्रार अपूर्वा सिंह के मुताबिक चोरों ने कार्यालय में रखी अलमारियों व लॉकर के ताले तोड़े और सामान अस्त व्यस्त किया। बताया कि घटना की सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। 22 तारीख की रात को और 29 की अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे चोरी का प्रयास किया गया है। वो पीछे दीवार है, वहाँ पे अभी आप लोग देख रहे होंगे, वो दीवार तोड़ के और खिड़कियाँ तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया है। अब 2 से 3 लोग हैं, बाकी हम लोग देख रहे हैं, फोरेंसिक टीम भी आ चुकी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम चेक कर रहे हैं और पूरा जब मैटर सॉल्व होगा तब हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। 2 से 3 लोग आए थे, ये पता चला है, और कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं और अलमारियां तोड़ी हैं, लॉकर तोड़े हुए हैं और चेक कर रहे हैं अभी हम लोग। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह में जिला प्रभारी मंत्री के आह्वान को लेकर तहसील सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं आने वाले 8 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री के आमंत्रण के संदर्भ में उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी के साथ बैठक में प्रदेश प्रभारी भगवान सिंह ने शासन स्तर से निर्देश को लेकर विचार किया। आपको बता दें कि 8 नवंबर को प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की मौजूदगी में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा तथा उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। राज्य बनने के बाद 25 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की समस्याएं अभी तक लंबित हैं। इस दौरान तुषार सैनी एसडीएम खटीमा ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह में सभी राज्य आंदोलनकारियों को आमंत्रित करने तथा आसपास के अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर बैठक भी की गई। जी, ये सबसे पहले आज हमने जो बैठक करी है उसका मुख्य बिंदु 33 वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 8 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा और इसका हमने जो है सरकार के इस निर्णय का राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेके हमारे सभी सम्मानित राज्य आंदोलनकारी के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें एक डिस्कशन किया गया है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जाए और सभी जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनको आमंत्रित किया जाना है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां हर साल 29 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून ने जागरूकता बढ़ाई और स्ट्रोक से लड़ने में रोकथाम और समय पर इलाज के महत्वपूर्ण कदम पर जोर दिया, जो दुनिया भर में मौत और लंबे समय तक विकलांगता के मुख्य कारणों में से एक है। इस साल की थीम रोकथाम की प्रशक्ति, अपने दिमाग की रक्षा करें, इस बात पर जोर देती है कि कैसे छोटी लगातार लाइफस्टाइल में बदलाव स्ट्रोक के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। इस मौके पर बोलते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून के न्यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर शमशेर द्विवेदी ने कहा कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है और तब होती है जब दिमाग में खून का बहाव रुक जाता है, जिससे उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। कुछ ही मिनटों में दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिससे लकवा, बोलने में दिक्कत और याददाश्त की समस्या हो सकती है। स्ट्रोक के खिलाफ रोकथाम और जल्दी पहचान सबसे असरदार हथियार है। तुरंत एक्शन और फौरन मेडिकल केयर न सिर्फ जान बचा सकती है बल्कि दिमाग के जरूरी काम को भी बचा सकती है। खान पान की शुद्धता, खास करके जब आप शुद्धता की बात करते हैं तो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बात करते हैं। इसको, ये एक नीति का सवाल है, इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे ख़त्म नहीं कर सकते। ये सरकारी नीति का सवाल है कि उनकी अगर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड उपलब्ध है तो किसान इस्तेमाल करेगा ही करेगा। सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी अपनी पब्लिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, जैसे एडल्टरेशन ऑफ फूड, नकली तेल ना मिलाएं, हम दालों में मिक्स कर देते हैं चीज़ों को, दवाइयों में मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। पता लगा हमें नारियल पानी पीना है, उसमें हमने पानी केमिकल डाल दिया जिससे उसमें ज़्यादा पानी मिले, तो वो चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। और जैसे जापान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लक्सर के खानपुर में सिडकुल के राणा ने अपनी टीम समेत खानपुर के राजपुरा में प्रस्तावित सिडकुल भूमि पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि उन्होंने बताया कि बगल के मदारपुर गांव में चकबंदी की बची हुई जमीन को सिडकुल क्षेत्र में शामिल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर युवा वर्ग को रोजगार दिया जा सके। राजपुरा खानपुर में सिडकुल पहले से मंजूर है। पिछले कुछ दिनों से सरकार ये भूमि का समतलीकरण करके स्थल विकास के काम कर रही है। इसके बाद जमीन पर प्लॉटिंग कर उन्हें औद्योगिक संस्थाओं को आवंटित किया जाना है। इसी के साथ एमडी सिडकुल पूरन सिंह अपनी पूरी टीम के साथ राजपुरा पहुंचे। उनकी टीम ने वहां सिडकुल की सरकारी भूमि पर कराए जा रहे काम का भी बारीकी से निरीक्षण किया। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनके इंस्ट्रक्शन है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और स्टेट में डेवलपमेंट हो, तो इसलिए इंडस्ट्रियल जितने भी एरिया डेवलप किए जा रहे हैं वो प्रायोरिटी से किए जा रहे हैं। और अभी खानपुर में जो हमारा टोटली 85 एकड़ लैंड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसमें सड़कें और रोड वगैरह सब डेवलप कर दिए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।